आज एक साथ में 51 पेलाई प्रोडक्ट का लॉन्चिंग यानी कि लोकार्पण के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित डीपीआईटी के सेक्रेटरी आर.के. सिंह जी, हमारे फार्मास्यूटिकल विभाग के सेक्रेटरी अरुणेश चावला जी, पाठक जी, हमारे एनपीपीए के चेयरमैन पंत जी, सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर एक डग आगे बढ़े हैं। मुझे याद आ रहा है कि देश में कोविड आ चुका था, एक और सारी शिपिंग लाइन बंद थी, एयरपोर्ट बंद थे, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, बॉर्डर पर टेंशन चल रहा था, डोकलाम इश्यू हुआ था और दूसरी ओर हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या थी और उसको मेडिसिन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। हमारी 12,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक कंपनी चलाने के लिए जरूरी बल्क ड्रग्स और ये सभी के बल्क ड्रग्स के लिए एपीआई प्लांट कई इंडिया में बनते हैं, कई हमें इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। वैसी स्थिति में जब कोविड आया और जब इंपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हुई, उस वक्त हमने अध्ययन करा था कि कौन से ऐसे बल्क ड्रग्स है जो 90% हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है और ये बल्क ड्रग इंडिया में नहीं बनेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। उस पर हम डिटेल डिस्कशन करते थे। हम 70% मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करते हैं। हम उस वक्त जब एनालिसिस करते थे तब हमारे ध्यान में आया कि 53 प्रकार के एपीआई ऐसा है कि 90% से एबव हमारी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज के लिए बल्क ड्रग हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और ये इंपोर्ट ना हो या तो इंपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हो तो 1000 एबव फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होनी थी। एक देश में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज थी, लेकिन बल्क ड्रग्स की क्राइसिस होने की संभावना थी क्योंकि सभी एंट्री पॉइंट यानी कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट सभी बंद थे। जिस कंट्री से आता था वो कंट्री ऐसी स्थिति में हमें टाइम पे देगी नहीं देगी तो क्या, उसका अल्टरनेट मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए ताकि हम वहां से एपीआई नहीं आया, इंडिया में ये मेडिसिन नहीं बनी तो ये ही टाइप की कौन सी मेडिसिन है डिसीज में हम उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता था। उसमें से विषय निकला कि हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता के तहत, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत यानी कि कोई चीज हम इंपोर्ट ही ना करें ऐसा नहीं। ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, एक्सपोर्ट भी करना होता है, लेकिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। बल्क ड्रग और मेडिसिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में बननी ही चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, देश में बनना ही चाहिए। ये सब विचार से ये पीएलआई स्कीम का प्रारंभ हुआ था और उस वक्त आइडेंटिफाई किया सबसे पहली पीएलआई स्कीम ये श्रेणी में फार्मास्यूटिकल में आई थी और उस वक्त डिसाइड करा था कि 48 प्रकार के एपीआई आइडेंटिफाई करा और 48 प्रकार के एपीआई के साथ बल्क ड्रग के साथ बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए
मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए 14,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी। उसके बाद नहीं हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करें, बट दुनिया की मार्केट को कैटर करना है तो हमें कॉम्पिटिटिव और बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करके दुनिया की मार्केट में हमें डंप करना पड़ेगा और मार्केट हमारे कब्जे में लेना होगा। तब जाके हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ब्रांड को छोड़ पाएंगे, यानी कि हम स्ट्रांगली हमारा माल को बेचे। इसलिए पीएलआई 2 15,000 करोड़ का लाया और दोनों का बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ। आज मुझे खुशी है, हमने एक साथ में 51 प्लांट पीएलआई स्कीम से बने हुए हैं, 22 बल्क ड्रग के और 39 मेडिकल डिवाइस के। आज इतने प्लांट 51 प्लांट चालू हो चुके हैं, उसका इंटरवेंशन भी मार्केट में देखने मिलता है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी है कि 70 ये जो देश में नहीं बनता तो 75,000 करोड़ रुपीस का जो हम इंपोर्ट करते थे वो आज इंपोर्ट तो बंद हुआ, हम 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाए हैं। दोस्तों, ये हमारी सफलता है और ये देश बहुत सामर्थ्यवान देश है। दोस्तों, हम कर सकते हैं। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, ये देश में विल पावर की कमी थी जो मोदी जी ने आके पूर्तता की। ये सामर्थ्यवान देश है, कर सकता है। दोस्तों, उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि देश में कंटेनर की क्राइसिस है, और उस वक्त मेरे पास पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री भी थी। तो क्या देश में 95%, नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री बट एंटायर वर्ल्ड, 95% कंटेनर एक ही कंट्री बनाती थी और यहां क्राइसिस होती थी, देश में कंटेनर थे नहीं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि यू बिलोंग फ्रॉम गुजरात एट भावनगर। भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है और वहां फर्नेस इंडस्ट्रीज है। तो उन्होंने कहा कि क्या वहां के एंटरप्रेन्योर्स कंटेनर नहीं बना सकते हैं? तो मैं एक कोविड के दरमियान मेरी विजिट भावनगर हुई तो मैंने फर्नेस इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया। मैंने कहा कि क्या आप कंटेनर नहीं बना सकते देश में? हमारे प्रतिवर्ष 3-3.5 लाख कंटेनर की रिक्वायरमेंट है और हमें इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लगे और दोस्तों 6 महीने में कंटेनर बनाना उन्होंने चालू करा। सरकार प्रो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। और उस वक्त भारत सरकार का 10,000 कोंकर का 10,000 कंटेनर खरीदने के लिए टेंडर निकला, ग्लोबल टेंडर। तो मैंने माननीय मंत्री श्री रेलवे को कॉल करा। मैंने कहा अभी ग्लोबल टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये देश में कंटेनर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया है। तो अफसर लोग मानते नहीं थे, तो मैंने मीटिंग बुलाई। हम दोनों मिनिस्टर बैठे और सभी ऑफिसर्स बैठे। उन्होंने कहा साहब ये सब लोग हर बार टेंडर डालते हैं लेकिन कोई देते नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, एक रेलवे मिनिस्ट्री के, एक शिपिंग मिनिस्ट्री से 3 सीनियर ऑफिसर जाके ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप उससे खरीदो। वो गया, आके हमको रिपोर्ट दिया कि हो उन्होंने तो 200 करोड़ रुपीस का आपका कहने से, केवल एक व्यक्ति, एक सरकार की विल देखो आप, सरकार के एक मंत्री जाके कहता है कि आप बनाइए, हम आपको घाटा का बिजनेस नहीं होने देंगे, मदद करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार के एक मंत्री को कहने से उन्होंने भावनगर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग चालू करा। आज 200 पर डे कंटेनर बनाने की कैपेसिटी उसकी है और देश को सप्लाई कर रहा है। वैसा ही ये पीएलआई स्कीम के तहत, अभी उनके लिए तो पीएलआई आई ही नहीं है, हमने लाने के लिए कहा था, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में, एपीआई में आज हम क्रिटिकल एपीआई के लिए सेल्फ सस्टेन हो गए हैं। दोस्तों, ये देश में कुछ बना लेना, कर लेना, इकोसिस्टम क्रिएट करो, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ जाएगा। ये देश में, मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तब पढ़ाई में सिलेबस में था कि पिंपरी में पेनिसिलिन बनाने का प्लांट है, तो हम उसको
क्वेश्चंस आंसर में लिखते थे। पेनिसिलिन का प्लांट हमारा 60 के दशक में बना था। बाद में जब 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन हुआ और फ्री ट्रेड आया, दुनिया पेनिसिलिन इंडिया में डंप करने लगी। 1998 में ये देश में लास्ट पेनिसिलिन जी का प्लांट बंद हो गया। पेनिसिलिन आज हमारी कॉमन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट में से एक है, और पेनिसिलिन आज हमारे देश में ना बनता हो तो फिर हमारे यहां दिक्कत हो जाए। दोस्तों, ये देश बनाता ही था, क्यों नहीं बना? समय के साथ सरकार ने जो एफर्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। भूतकाल की सरकार ने एनालिसिस करा होता कि ये पेनिसिलिन देश में बनना चाहिए। हम इंपोर्ट जो बल्क में इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, डंप हो रहा है, उसके सामने इंडिजिनियस हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, देनी चाहिए। जो समय पर दिया गया होता तो ये क्रिटिकल एपीआई पर हमें दुनिया पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी होती। ये पेनिसिलिन जी पर भी हमें दुनिया पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बंद हो गया था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। अरुणेश जी मुझे कहते थे कि साहब ये महीने में तैयार हो जाएगा पेनिसिलिन का प्लांट, आप इनॉग्रेशन करेंगे? मैंने कहा मोदी 3 गवर्नमेंट में करूंगा। वो अगले महीने में चालू हो जाएंगे तो हम चुनाव में चले जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन मई महीने जून महीने में हम देश में फिर से 30 साल के बाद पेनिसिलिन जी का एपीआई का प्रोडक्शन चालू कर देंगे। दोस्तों, ये हमारी क्षमता है और इसलिए पीएलआई स्कीम की इस सक्सेस स्टोरी है। आने वाले दिनों में और जो पीएलआई का प्लांट है वो भी आ रहा है। हमारी सरकार की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, हम कोई ऑफिस में बैठ के टेबल पर डिसीजन करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी निर्णय करना है तो अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं? देश की रिक्वायरमेंट के लिए। जो हम कोई प्रोजेक्ट और प्लानिंग करते हैं तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडस्ट्रीज करेगी। जब जिसको प्लांट चलाना है उसके साथ हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होती है, सरकार हमेशा अप्रोचेबल होती है। आप में से फिक्की की टीम, कई बार मैंने सामने से कहा, वो मुझे मित्तल मिलने आए थे तो मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ आके सारी पीएलआई को लॉन्च करना चाहता हूँ। पीएलआई स्कीम से बना हुआ प्लांट को डेडिकेशन टू नेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज बॉडी है। मैंने ये भी कहा था अरुणेश जी को कि नहीं केवल ये प्लांट वाले ही हमारे साथ जुड़े, लेकिन यूट्यूब के द्वारा हमें सभी इंडस्ट्रीज को जोड़नी चाहिए ताकि, और उसके सामने प्रेजेंटेशन भी रखना चाहिए हमारी पीएलआई स्कीम कितनी सक्सेस रही, इंडस्ट्रीज के लिए है, देश के लिए है। और दोस्तों, इंडस्ट्रीज और सरकार परस्पर सहयोग से चलती है। हम हमारा गोल को क्यों अचीव कर रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट अपना हर गोल, हर टारगेट, मोदी की सारी गारंटी टाइम पे क्यों पूरी हो रही है? सारी दुनिया लॉकडाउन के बाद सफर कर रही थी, इकोनॉमी टेबल हो गई थी, टेबल तो नहीं कहे माइनस हो गई थी, कंट्री खड़े नहीं हो पा रहे थे। वैसी स्थिति में हम 6-7% ग्रोथ से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, तब हो पा रहा है हम समस्या को समझने के लिए प्रयास करते हैं। समस्या कहां है, इश्यू कहां है, उसको एड्रेस करने के लिए कंसल्टेशन करते हैं। डिबेट और डिस्कशन ये हमारी सरकार की कार्यशैली है और इसलिए सब लोग साथ में मिलके, मोदी जी ने बहुत सही बात कही है कि हमें 2047 में देश की आजादी का हम जब शताब्दी दिवस मनाता हो तब 25 साल में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, एक साथ में चल के आगे बढ़े, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें।
सभी का कर्तव्य है। एज ए मिनिस्टर हमारा भी कर्तव्य है देश के प्रति। आप इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आपका भी नेशन के प्रति कर्तव्य है। ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, उसका भी नेशन के प्रति अपना भी दायित्व है। सब लोग अपना अपना कर्तव्य को निर्वहन करें और साथ में चले संकल्पता की ओर आगे बढ़ने के लिए। मोदी जी ने जब रेड फोर्ट से अमृत वर्ष के अवसर पर ध्वजवंदन किया, उस वक्त कहा कि हम एक साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि देश के एक व्यक्ति प्रयास करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, आप अकेले चलेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन देश की 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो देश 140 स्टेप 140 स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएगा। ये भावना के साथ, ये परिकल्पना के साथ मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं आप सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आज जिस प्लांट का डेडिकेशन हुआ है उसको भी अभिनंदन देता हूँ। जिन्होंने पीएलआई स्कीम को देखी समझी और भविष्य में उससे प्रेरणा लेके वो भी आगे बढ़ेंगे, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। हम सब लोग साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए प्रयास करें, काम करें। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। हमारी 3rd, 4th, 5th जनरेशन जब देश का इतिहास पढ़ेगी, आज भी हम इतिहास पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्ण काल। जब राजनीतिक इतिहास हमारी न्यू जनरेशन पढ़ेगी, तब दोस्तों इतिहास के पृष्ठ पर लिखा होगा नरेंद्र मोदी का सुवर्ण काल। इन नरेंद्र मोदी का सुवर्ण काल के इतिहास के पन्ने की साक्षी बनने के लिए हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद।